बाकी होंगे। अच्छा, अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है, अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ब्रीफली या इंट्रोडक्टरी लेवल पर डिस्कस करेंगे, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। आपके पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड इंशाल्लाह सवाल आएगा, कोई अगर टेढ़ा सवाल आएगा तो उसका मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करवा दूंगा। इसमें सबसे पहले आ रहा है वेंचर कैपिटल। कैपिटल प्रोवाइडेड टू अ प्राइवेट कंपनी बाय स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। The company must demonstrate to the venture capitalist that it has uh, a clear strategy and convincing business plan. Investment is typically for 3 to 7 years, after which the venture capitalist will realize the profits and exit with their investment. देखिए, लेट से एक कंपनी है और वो एक छोटी सी कंपनी है, उसमें 3-4 लोग हैं जो डायरेक्टर्स हैं, ABCD। इनको ये कंपनी जो है ना एक्सपेंड करनी है। एक छोटी सी कंपनी है, अब उसको बड़े लेवल पे लेकर आना है, लेकिन इनको पैसों की ज़रूरत है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इनको पैसा दिया हुआ है कि आप इस तरह की कंपनीज को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा करो। तो ABCD चारों लोग वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट इनको पैसा देगा कि ठीक है, हमें आपका प्लान समझ में आया, आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है और आपने एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, हम आपको पैसे देते हैं। लेकिन ये जो हम पैसे देंगे, आप छोटी कंपनी हो, आप इससे बड़ी कंपनी बन जाना। बड़ी कंपनी बन जाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाओगे, ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, ज़्यादा बड़ा ब्रांड बन जाएगा। हम आपको ये पैसा जो है ना वो 3 साल या 7 साल के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दे रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब आप एक बड़ी कंपनी बन जाओगे तो हम एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने का मतलब ये कि हम अपना पैसा इस बिजनेस से जो आपको दिया था वो निकाल लेंगे, और जाहिर है एज पर एग्रीड टर्म हम उसके अगेंस्ट कोई चार्ज करेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा रखेंगे या कुछ पैसे लेंगे। तो वेंचर कैपिटलिस्ट सिंपली एक कंपनी होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी होती है जो इस तरह की फंडिंग या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है ताकि कंपनीज जो है वो एक्सपेंड हो सके। दैट्स इट। बिजनेस एंजल्स क्या है? वेल्दी इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्मॉल बिजनेसेस, दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बिजनेस एंजल्स एक्चुअली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है वो कानूनी लफ्ज है या एक एब्रीविएशन यूज करी जाती है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास बहुत सारा पैसा हो। मिसाल के तौर पर लेट से पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कोई एक बंदा है, मिस्टर ए। उसकी जो कुल जायदाद है ना वो 25, 30, 40 करोड़, 40 करोड़ रुपयों का मालिक है, 30 करोड़ रुपए का मालिक है। यह एक बंदा है बी, उसके उसके पास कुल जो है ना वो 70 करोड़ रुपए है। एक बंदा है सी, उसके पास जो है वो 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, यानी कि कोई बहुत ही अमीर बंदा है, और ये अमीर बंदा क्या करता है, ये छोटे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करता है, उनको फंड्स देता है और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, बस अपनी एक इन्वेस्टमेंट रखता है जिसके अगेंस्ट वो बिजनेस चलता चला जा रहा होता है। अब अमूमन ये ऐसा हो सकता है कि लेट से वो अपने किसी रिलेटिव के बिजनेस को एक्सपेंड करे। भाई उसका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है जिसका कोई छोटा सा बिजनेस है, ये उससे मिले, उसको बोले भाई मेरे पास पैसा है और तुम्हारा बिजनेस है, तुम इस बिजनेस को एक्सपेंड करो, मैं पैसा लगाता हूँ। और फिर जाहिर है एक बिजनेस एक्सपेंडेड मोड पर चलेगा तो दोनों को फायदा होगा। ये बिजनेस एंजल है। इसके बाद है प्राइवेट इक्विटी फंड्स। प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Private equity fund, collective investment schemes. A collective investment scheme is an investment scheme wherein several individuals come together to pool their money for investing in a particular asset or for sharing the returns arising from that investment as per the agreement reached between them prior to pooling the money. Fund is management by invest. Fund is managed by investment professionals
Process a private equity firm will establish a fund to buy currently operating businesses whose performances are down and improve its conditions and sell it in a few years with the goal of making a profit. अगेन प्राइवेट इक्विटी फंड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये कहता है कि भाई प्राइवेट इक्विटी फंड क्या होता है। एक फंड इस्टेब्लिश हो गया, फंड यानी कि एक तस्वुरी कंपनी आप कह लो, एक कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, चलो एक जगह इस्टेब्लिश हो गई, इसको मैनेज करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, CFAs हैं, और ये फंड क्या करेगा, ये लोगों से पैसा लेगा, मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने, मिस्टर डी ने, मिस्टर ई ने, मिस्टर एफ ने, मिस्टर जी, मिस्टर एच, मिस्टर आई, जे, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, आम शहरी, आम लोग जिनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे होते हैं, किसी के ने 5,000 रुपये, किसी ने 25,000 रुपये, किसी ने 2 लाख रुपए, किसी ने 1.5 लाख रुपए, किसी ने 4 लाख रुपए इस फंड को दिए। अच्छा, अब ये जो फंड होता है ना, ये अपना ऑब्जेक्टिव, पर्पस, गोल, सारी चीजें डिफाइन रखता है कि भाई लोगों का आया हुआ पैसा जो होगा उसको हम यहाँ इन्वेस्ट कर कर इस तरह से कमाएंगे। तो होता क्या है कि भाई इंडिविजुअल लेवल पर एक बंदे के पास 5,000 है, दूसरे के पास 4,000 है, तीसरे के पास 4 लाख है, तो यहाँ पर जब फंड में इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये करोड़ों रुपए हो जाते हैं। फिर इससे 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 कोई बिजनेस किया जाता है, कोई काम किया जाता है, कोई ट्रेडिंग करी जाती है। मिसाल के तौर पर फंड मैनेजर ये बोलते हैं कि जब सबके पैसे जमा हो जाएंगे तो हम जो है वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, उस शेयर्स को खरीद और बेचने से हमें जो मुनाफा होगा वो लोगों में बांटा जाएगा। मिसाल के तौर पर हम कोई ऐसी कंपनी खरीद लेंगे, कोई ऑपरेटिंग बिजनेस खरीद लेंगे जिसकी परफॉर्मेंस खराब है, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर कर उसको बेचेंगे, उससे मुनाफा होगा, फिर सब लोगों में वो मुनाफा बांटा जाएगा। जो इसको मैनेज करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना कमीशन या अपनी एक एनुअल फीस जो है वो चार्ज करते हैं, तो इस तरह से इनका घर चलता रहता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ये फायदा हो जाता है कि अकेले अकेले तो वो कोई कंपनी नहीं खरीद सकते, कोई बिजनेस नहीं खरीद सकते, या लेट्स से शेयर्स या स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स है, अगर ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है, मुख्तलिफ कंपनी के शेयर्स खरीदता है, तो इनको इतनी नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो जो प्रोफेशनल होता है उसके पास क्योंकि नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो वो इनके बिहाफ पर इनके पैसों की ट्रेडिंग करता है। फंड कमाता है, इनको भी देता है और अपना कमीशन रख लेता है। तो ये आपके पास प्राइवेट इक्विटी फंड्स है। अच्छा, मैं बड़ा ब्रीफली तीनों को एक्सप्लेन किया है क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी डिटेल में जाने की, और वक्त के साथ साथ या सिचुएशन या सिनेरियो के साथ साथ वेंचर कैपिटलिस्ट, बिजनेस एंजल और प्राइवेट इक्विटी फंड जो है वो मुख्तलिफ तरह के काम भी कर सकते हैं। ये कोई कानून नहीं है कि इसी तरह से ये कंपनी चलेगी, इसी तरह से ये चलेगी। हाँ, इस चीज़ के कानून है कि जिससे लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो, लेकिन इसमें भी बहुत वास्ट कैटेगरीज होती हैं। फिर आता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। अच्छा, पहले तीन में तो कोई सच मसला नहीं है ना, पहले तीन तो बड़े सिंपल से प्रोसीजर्स हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, मुझे कंफर्म कर दो। इसके बाद आता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं। कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स और फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू सिक्योरिटीज। कंपनी ए सेट्स अप कंपनी बी और स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड ट्रांसफर्स एन एसेट और राइट टू फ्यूचर कैश फ्लोज टू द न्यू कंपनी। B issues security to investors for cash receipts, and the investors are entitled to the benefit that will accrue from the assets. A to B asset transfer, B to A sales price, investors to B cash transfer, B to investor cash flow or benefits from that particular asset. Why? A company may have a poor credit rating, therefore market may not be willing to lend amount to it or lend it at a lower interest rate. The asset that was transferred to B must have a really good credit rating or individual accounting rules might require company A to consolidate B, even though it might have no ownership interest in it. Conversion of existing assets into marketable securities is known as asset-backed securitization, and the conversion of future cash flows into marketable security is known as future flow securitization. अच्छा, जरा आप गौर से सुनना, इस एसेट सिक्योरिटाइजेशन में भी बड़े लवाजमात हैं, बड़ी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको एक बुनियादी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक कंपनी है ए कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं। एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? मोटर व्हीकल है,
फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स है, बिल्डिंग है, ठीक है ना, नॉन करंट एसेट्स ये सारे हो गए। करंट एसेट्स में स्टॉक है, रिसीवेबल्स है, बहुत सारी चीजें। सही है ना, इसके एसेट्स हैं 1000 रुपए के। फिर इसका कैपिटल और इसकी लायबिलिटीज भी होंगी। लेट से कैपिटल जो है वो 100 रुपए है, और जो लायबिलिटीज है ना वो 900 रुपए है। इसने बहुत सारे बैंक से लोन लिया था। अब हर कंपनी की एक क्रेडिट रेटिंग होती है। ये बाद में आप किसी पेपर में डिटेल में भी पढ़ोगे कि जब कंपनी कहीं किसी बैंक से लोन लेने जाती है तो उसकी एक क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग देती है। जब बैंक किसी कंपनी को लोन देता है ना, तो बैंक उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को चेक चेक करता है कि यार इसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसने 10 जगहों से लोन लिया हुआ है, तो उसका गियरिंग रेशियो हाई होगा, उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बुरी होगी। मिसाल के तौर पर इस कंपनी में 1000 रुपए के एसेट्स हैं, उसमें से सिर्फ 100 रुपए का कैपिटल और 900 रुपए की लाइबिलिटी है, इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बुरी होगी। तो जब ये कंपनी लोन लेने जाएगी ना, तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इसको लोन मिले 15% की कॉस्ट पर। क्यों? कंपनी बोले भाई आप पहले ही बहुत सारे लोन ले चुके हो, आपका कैपिटल बहुत कम है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% चल रही है, तो हम आपको लोन देंगे, लेकिन हम 5% ज्यादा पर देंगे, 15% पर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी में रिस्क क्या है? आपकी कंपनी में रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा है। तो या तो लोन दे ही ना, हो सकता है कि लोन ही ना दे, हो सकता है कि हर बैंक मना कर दे, बोले नहीं भाई आपका गियरिंग रेशियो इतना बुरा है, आपके पास पहले इतने उधार हैं, आप डिफॉल्ट हो गए तो हमारा क्या, दूसरों का भी पैसा खा जाओगे, बहुत ज्यादा रिस्क है, हम तो आपको उधार दे ही नहीं रहे। या अगर दे ना, तो वो बोले कि 10% पे नहीं, हम 15% पे देंगे। आप एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो अगर आम हालत में हम 10% पर लोन देते हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग हमें ये बता रही है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत बुरी है, और हम आपको 15% पर उधार देंगे। अब क्या होगा भाई? अब ए को लेट से उधार की जरूरत है, तो ए ने जो है ना एक नई कंपनी क्रिएट कर ली, छोटी सी, जिसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अगेन मैं ये कहूंगा कि देखिए ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए इतनी आसान सी एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन वो मुश्किलात। ए ने क्या किया? ए ने ये देखा कि यार मेरा जो रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल, उससे मुझे जो है ना वो 600 रुपये रिसीव होने हैं, और ये मेरा प्योर साफ सुथरा एसेट है, इसकी रेटिंग हाई है। इसकी रेटिंग हाई है यानी कि ये लाजमी तौर पर रिसीव हो जाएगा, ये रिसीवेबल मिल जाएगा। ए ने अपनी नई कंपनी के एसेट्स में रिसीवेबल का एसेट जो है ना वो ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ए ने अपना रिसीवेबल्स बी को बेच दिया। बी क्या था? एक ही कंपनी थी, ठीक है ना। बी ने क्या किया? अभी एक कंपनी बन गई है, बी एक कंपनी बन गई है, जो हम स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, जिसको एसपीवी कहते हैं। ए ने अपना एक रिसीवेबल्स का एसेट बी के हवाले कर दिया, बोला भाई ए ने बी को बोला ये हम आपको बेचते हैं, ये आपका हुआ, इससे जो पैसा मिलेगा वो आपका होगा, आपके एसेट्स अब 600 रुपए के हैं। अच्छा, अब बी जो है उसके पास कोई लोन नहीं है, उसके पास एक साफ सुथरा एसेट है, साफ सुथरा एसेट है। अब क्या हुआ? अब हम बैंक के पास गए, और हमने बैंक को बोला, कंपनी बी ने बैंक को बोला, किसी बैंक को बोला कि भाई हमें लोन चाहिए। बैंक ने बोला आपके पास पहले से किसी का उधार है? हमने बोला नहीं, किसी का उधार नहीं है, आप हमारी बैलेंस शीट चेक कर लो। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। और आपके पास फिर बैंक ने बोला जो एसेट्स है उसकी रेटिंग कैसी है? तो बी ने बोला भाई एक रिसीवेबल है, और वो रिसीवेबल से 600 रुपये लेने और मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस प्रोसेस के थ्रू हुआ ये कि इस बैंक ने बी को लोन दे दिया, बी को लोन दे दिया, मान लो 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 600 रुपये का, और 12% पर दे दिया। चलो 10% नहीं, 12% पर दे दिया, लेकिन 15% पर नहीं दिया। इसलिए क्योंकि जब वहां पर एक कंपनी, एक अकेली कंपनी थी, तो उसके बहुत सारे एसेट्स थे, और उसके अगेंस्ट उसकी बहुत सारी पेंडिंग लायबिलिटीज थी, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी।
यहाँ पर सिचुएशन ईजी है, एक दो तीन अच्छे एसेट्स हैं और उसकी बैकिंग पर मैं जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब होगा ये कि भाई बी को लोन मिल गया, बी को पैसे मिल गए। अब अगर 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 फॉर एग्जांपल लेट से बी जो है वो इंटरेस्ट पे करने में नाकाम होता है, तो ये एसेट जो है ना, इसकी बैकिंग पे लोन मिला है, ये एसेट बैंक का हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस क्या हुआ, ए टू बी ट्रांसफर, एसेट ट्रांसफर। ए ने बी को अपना रिसीवेबल ले लिया, बी टू ए सेल्स प्राइस, बी ने ए को कुछ उसके अगेंस्ट पैसे दे दिए। इन्वेस्टर टू बी कैश ट्रांसफर, इन्वेस्टर टू बी कैश ट्रांसफर, यानी कि जो है वो लोन सर्टिफिकेट जो थे उसके बदले बी को पैसे मिल गए। बी टू इन्वेस्टर कैश फ्लोज और बेनिफिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट, और बी ने इस लोन वाली कंपनी को ये बोल दिया कि भाई रिसीवेबल से जितना पैसा मिलेगा उससे हम आपका उधार उतार देंगे और आपको आपके पैसे हम वापस कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यार एक कंपनी ने जो है ना, एक छोटी सी नई कंपनी बना ली, उधर एक एसेट ट्रांसफर कर दिया और उसके जरिए से पैसे हासिल कर लिए। इस तरह का एक प्रोसेस होता है जिसको हम एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल कहते हैं। अगेन ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लेवल पर कोई ऐसा इसका कोई कॉम्प्लेक्स सवाल आने वाला नहीं है। आप स्टडी टेक्स्ट को दो चार बार रीड करें, इन की पॉइंट्स को दो चार बार पढ़ें और फिर आप जो है वो इसके आंसर्स दे सकते हो। बताएं जी, कोई सवाल है अब आप लोगों का? तो ये सारी टर्म्स आप लोग जो है वो इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स भी हैं, हैंडआउट्स भी हैं, स्टडी टेक्स्ट भी हैं। दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको करना नहीं है, आपके पेपर में उससे ज़्यादा नहीं आएगा।